ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो कि मैंने यहाँ पे कवर किया है डीसी जनरेटर चैप्टर से और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। तो देखिए साथियों, सिंगल फेज जनरेटर में केवल एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, सबको मालूम होना चाहिए। और ये जो होती है समय के साथ बदलती है और समय के साथ बदलते हुए एसी वोल्टेज उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो हमें मिल चुका है, एसी वोल्टेज उत्पन्न करती है। तो सिंगल फेज जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज किस पर निर्भर करेगा? एसी पे निर्भर करेगा। ध्यान रखिएगा साथियों। और डीसी में की यदि बात करें तो डीसी वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखिएगा, जो डीसी जनरेटर में केवल मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे सिंगल फेज जनरेटर में पूछा जा रहा है कि वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का होता है, तो केवल हमको एसी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, जो डीसी जनरेटर होता है इसका काम एक ही होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मतलब कि जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक यांत्रिक ऊर्जा होता है जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो उसको ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और ये किसका काम होता है? तो ये काम होता है जनरेटर का। ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें वोल्टेज की, तो ये जो होता है इसका जो सोर्स होता है मुख्य रूप से ये डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। और इसका काम यदि बात करें तो इसका जो काम होता है बैटरी चार्जिंग में या इलेक्ट्रोमोटिव जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें भी यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कि डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसका सिंपल सा कार्य है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है। जो कम्यूटेटर होता है साथियों उसकी बात किया जा रहा है। तो देखिए, कम्यूटेटर का काम होता है एसी को क्या करना? एसी को डीसी में बदलना। ध्यान रखिएगा, एसी को क्या करना? डीसी में बदलना। ये किसका काम होता है? तो ये होता है कम्यूटेटर का। और किस प्रकार ये काम करता है? तो जब डीसी जनरेटर का आर्मेचर वाइंडिंग एसी उत्पन्न करता है तो कम्यूटेटर जो होता है वो एक प्रकार का यांत्रिक रेक्टिफायर होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेटर क्या होता है? एक प्रकार का जो होता है यांत्रिक रेक्टिफायर होता है जो एसी को क्या करता है? डीसी में बदलने का काम करता है। और इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो एसी को डीसी में बदलना। यहाँ पे साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है साथियों आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज एसी जनरेटर में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। यदि फ्लक्स के उत्पन्न की यदि बात करें तो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जरूरत किसकी होती है? तो चुंबक की जरूरत होती है। मतलब कि इसमें अस्थाई चुंबक की जरूरत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे आपका अस्थाई चुंबक जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि जनरेटर छोटा है तो लो पावर आउटपुट की इसमें आवश्यकता होगी। और यदि अस्थाई चुंबक उपयोग किया जाता है इसमें तो उच्च शक्ति आउटपुट ये आवश्यक ही जरूरी है इसके लिए। तो उत्तेजना वाइंडिंग को बाहरी से भी हम उत्तेजित करके इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे केवल ये पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज एसी जनरेटर में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होगा, तो अस्थाई चुंबक की हमको जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कभी कभी आपको जो होगा इसमें एक्साइटेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो कंडीशन आपकी अलग होती है। तो केवल हम यहाँ पे सही मारेंगे, वो आपका ऑप्शन नंबर साथियों ए सही हो जाएगा, अस्थाई चुंबक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है सिंगल फेज जनरेटर का प्रमुख दोष क्या है। यहाँ पर दोष की बात किया गया है। तो दोष इसमें यह होता है कि ये जो होता है वोल्टेज जो होता है
इसका विनियमन जो होता है वो खराब होता है। कहने का मतलब ये है कि सिंगल फेज जनरेटर में जो भार होता है उस भार को परिवर्तन के साथ वोल्टेज जो होता है इसमें अधिक बदलता है, और जब वोल्टेज अधिक बदलता है तो वोल्टेज विनियमन होता है, और ये विनियमन जो होता है वो खराब होता है। तो इसी कारण अधिकांश जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे द्वि फेज का मोटर या तीन फेज का मोटर प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी कारण जो है सिंगल फेज का मोटर बड़े बड़े औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज जो होता है ये इसका विनिमय खराब होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट होगा बी ऑप्शन सही आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है साथियों, सवाल नंबर 6, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में विद्युत ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के कारण। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चालक एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको आप ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, वह उत्पन्न होता है। तो डीसी जनरेटर में ये जो होता है यही सिद्धांत लागू होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसी कारण जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के किस भाग में एसी करंट उत्पन्न होता है। मतलब कौन सा भाग है, कम्यूटेटर है या आर्मेचर वाइंडिंग है या फील्ड फील्ड वाइंडिंग है या ब्रश है। तो देखिए ये जो उत्पन्न होता है कहाँ पर, आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। मतलब कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें जो होता है ये करंट यहाँ पर होता है। और ये कौन सा करंट होता है साथियों, तो यहाँ पे एसी करंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कम्यूटेटर क्या करता है, इस करंट को डीसी में बदलने का काम करता है। और जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना। तो ये कहाँ पे बदलता है, तो ये जो बदलता है साथियों कम्यूटेटर जो होता है वो बदलता है वाइंडिंग में। जो इसका वाइंडिंग होता है आर्मेचर वाइंडिंग, उससे करंट जो होता है ये आपका एसी इसमें उत्पन्न होता है, और उसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो डीसी जनरेटर में किस भाग में एसी करंट उत्पन्न होता है साथियों, तो ये करंट जो उत्पन्न होता है आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन आर्मेचर वाइंडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का कौन सा प्रकार स्व उत्तेजित होता है, मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड होता है। तो इसमें एक भाग होता है जो कि सीरीज जनरेटर की बात किया, डीसी जनरेटर की बात किया गया है। तो जो इसमें सीरीज जनरेटर हो गया, चाहे शंट जनरेटर हो गया या कंपाउंड जनरेटर हो गया, इन सभी के लिए क्या होता है, ये सेल्फ एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती ही है। मतलब कि चाहे आप सीरीज की बात करें, चाहे शंट की बात करें या कंपाउंड की बात करें, ये सभी जो होते हैं स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो होती है उत्तेजना वाइंडिंग जो होती है वो स्व जनरेटर से ही उत्पन्न होती है, मतलब कि डीसी वोल्टेज पे ये निर्भर करती है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे सही ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर डी। ये उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के डीसी जनरेटर में वोल्टेज सबसे अधिक स्थिर होता है। तो सबसे अधिक अधिक की बात करें कि स्थिर होता है, तो ये जो होता है कंपाउंड में होता है। कहाँ पे होता है, कंपाउंड जनरेटर। जी हाँ साथियों, जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। कंपाउंड मतलब आप यहाँ पे ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो कंपाउंड जो होता है, जैसे कंपाउंड नाउन हो गया तो दो नाउन के युग से वो बना होता है कंपाउंड। मतलब कि चाहे वो प्रॉपर हो या आपका अलग हो, तो ये दोनों आपका यहाँ पे मिलके एक कंपाउंड बनता है, प्रॉपर और कॉमन। तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दो जो यहाँ पे जनरेटर होते हैं, ये दो जनरेटरों को मिलकर यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर बनता है। तो संट हो गया या सीरीज हो गया, ये दोनों जनरेटर जो होते हैं वो कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों वाइंडिंग जो आपको देखने को मिलेगी संट का और सीरीज का, ये कंपाउंड में देखने को मिलेगी। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डीसी जनरेटर में वोल्टेज सबसे अस्थिर अधिक स्थिर होता है। तो स्थिर यहाँ पे जो होता है वो संट में भी होता है, सीरीज में भी होता है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर दिया गया है तो हम यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 10, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि डीसी जनरेटर में ब्रश खराब हो जाए तो क्या होगा। देखिए
किसी कारण यदि ब्रश खराब हो जाता है तो सबसे बड़ा कारण आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आउटपुट वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है वो आउटपुट वोल्टेज में कमी आएगी, या कह सकते हैं कि जो आपका जनरेटर है वो बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आउटपुट घट भी जाएगा, और जो होता है वो एक चांस ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि जो ऑटोमेटिक जो होगा वो जनरेटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा या बंद हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रश और कम्यूटेटर जो होता है यदि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो काम न करने पर करंट का प्रवाह जो होगा वो बाधित होगा, मतलब कि रुकेगा। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो घट जाएगा या पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दो यहाँ पे कारण हो सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है हमारा, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सुबह यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे क्रम से आपको अब यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा, एक से शुरू, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा भाग घूर्णन करता है। तो यदि घूमने वाले भाग की बात करें तो घूमने वाला जो भाग होता है वो रोटर होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो स्टेटर होता है, ये जो भाग होता है ये घूमने वाला भाग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो घूमने वाला भाग होता है वो आपका रोटर होता है, और स्टेटर जो होता है ये स्थिर भाग होता है, जो कि थ्री फेज वाइंडिंग होती है इसमें, तो ये आपका अलग होता है। और जो यहाँ पे कम्यूटेटर दिया गया, तो कम्यूटेटर जो होता है ये स्टेटर के जो घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसके कारण इसमें जो होता है धारा प्रेरित होती है, मतलब कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वो किस में होती है, रोटर में होती है। तो ये भी जो होता है ये घूमने लगता है। तो यहाँ पे लेकिन बात करें घूमने की, तो ये जो होता है ये नहीं घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो होता है इसमें धारा केवल प्रेरित होती है उसके बाद उत्पन्न होती है, तो ये अलग चीज है। और यहाँ पे ब्रश दिया गया है, तो ब्रश जो होता है ये डीसी मोटर में होते हैं, इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कारण ये आपका गलत हो जाता है। और जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, रोटर। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सामान्य स्लिप कितनी होती है। स्लिप की यदि बात करें वो भी सामान्य की, तो ये 1% से 5% तक माना जाता है। कितना? 1% से 5% तक। और इसको आप सूत्र के अनुसार भी निकाल सकते हैं, जैसे कि स्लिप का जो सूत्र होता है, आप यहाँ पर सूत्र के अनुसार एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, और पूरे का गुणे यहाँ पे 100 हो जाता है। तो इससे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सिंक्रोनस गति और जो रोटर की गति है, मतलब कि एन एस और जो एन आर है, वो जो होगा वो अंतर है आपका स्लिप कहलाएगा। और इंडक्शन मोटर में जो स्लिप होती है वो 1 से 5% होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और यदि स्लिप का यदि 100% हो जाए तो जो मोटर होगा और जो जनरेटर होगा उसकी तरह ये काम करेगा, जो ये ध्यान रखिएगा। तो मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगता है यदि 100% हो जाता है तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन ए बी, 1% से 5%, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 3 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में मुख्य अंतर क्या है। तो यदि अंतर की बात करें तो इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं, जैसे कि इसके जो रोटर होते हैं और जो कंडक्टर होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, तो इसमें स्लिप रिंग या ब्रश नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा अंतर है इसमें। और दूसरी बात यह है कि जो रोटर मोटर होता है इसमें स्लिप रिंग और ब्रश होते हैं, तो इसके बाहरी जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके द्वारा जोड़ा जाता है। बाकी स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर में आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, या आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे जो ऑप्शन दिए गए, जैसे कि स्क्वायरल केज मोटर में स्लिप रिंग और ब्रश होते हैं और वाउंड में नहीं होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिए गए कि स्क्वायरल केज मोटर में शॉर्ट सर्किट रोटर कंडक्टर होते हैं, ये भी सही है। और सी ऑप्शन दिए गए कि वाउंड रोटर मोटर में बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। तो हम इस तरह यहाँ पे डी ऑप्शन मारेंगे कि उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग होता है। मैंने यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट तो होता है, सभी को मालूम है, लेकिन रीजन क्या है इसका सेल्फ स्टार्ट होने का, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो थ्री फेज सप्लाई और जो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र होता है ये उत्पन्न करता है, सबसे बड़ा कारण तो ये बनता है। जैसे यहाँ पर दिया भी गया है ऑप्शन में, ध्यान से देखिए बी ऑप्शन दिया गया है। या आप ये भी कह सकते हैं कि थ्री फेज सप्लाई में स्टेटर में एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र RMF होता है, ये उत्पन्न होता है। और दूसरा ये रीजन ये भी आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें रोटर में जो होता है उस रोटर में धारा प्रेरित करता है, तो इससे भी मोटर स्वयं चालू हो जाती है। तो यहाँ पे दो रीजन यहाँ पे बन जाता है।
तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग ये आपका होता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मार सकते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। सवाल नंबर 5 जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में स्लिप का क्या अर्थ है। इंडक्शन मोटर में स्लिप का अर्थ क्या है। अब तो अभी आपको मैंने सूत्र बताया था जो कि स्लिप का सूत्र था एन आर माइनस सॉरी एन एस माइनस एन आर अपान एन एस गुणे 100, ये आपको बताया था। तो ये जो होता है इसका स्लिप का सूत्र होता है जिसमें सिंक्रोनस गति और जो वास्तविक गति है एनआर वो आपका इसका अंतर दर्शाता है। और जो 0% है स्लिप तो ये सिंक्रोनस बन जाता है। यदि 0% हो जाता है इसका स्लिप तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडक्शन मोटर जो होता है यदि आपका शून्य हो जाए इसका स्लिप तो ये जो होता है सिंक्रोनस मोटर बन जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका सबसे बड़ा इसका रीजन बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में स्लिप का अर्थ क्या है। तो रोटर और जो स्टेटर है उसका गति का अंतर, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अंतर में यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यदि स्लिप यदि 0% हो जाता है तो मोटर जो होता है, जो इंडक्शन मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करने लगता है। ये सबसे बड़ा इसका अंतर है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 6 जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो गति को यदि नियंत्रित करने की बात करें तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि वोल्टेज नियंत्रण करके भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब वोल्टेज आप नियंत्रित करेंगे तो वोल्टेज घटाने से टार क्या होगा, अधिक गति पर काम करेगा। और फ्रिक्वेंसी के द्वारा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गति को यदि आप नियंत्रित करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है फ्रिक्वेंसी नियंत्रण करके। और इसमें होता है स्लिप पावर रिकवरी मेथड। तो ये आपका वाउंड रोटर और मोटर में उपयोगी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिए गए उपयुक्त सभी, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी ऑप्शनों को मैंने यहाँ पे बता दिया, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 7 है जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्यों खराब होता है। पावर फैक्टर खराब होने के पीछे का कारण क्या होता है। तो पावर फैक्टर के यहाँ पे खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इसमें होता है इंडक्टिव लोड। और इंडक्टिव लोड होने के कारण जो लैगिंग होता है वो पावर फैक्टर उत्पन्न करता है। और यहाँ पे पावर फैक्टर जब उत्पन्न करेगा तो ये प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे वो यही होता है इसका खराब होने का। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे कि ये इंडक्टिव लोड होने के कारण लैगिंग पावर फैक्टर उत्पन्न करता है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बाकी साथियों इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर और जो रोटर होता है वो इंडक्टिव ही होता है। और इसी के कारण जो सप्लाई होती है इसके लिए यहाँ पे करंट के पीछे दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। सवाल नंबर 8 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है। तो जो हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी क्षेत्र है वहाँ पे इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है, हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और ध्यान रखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो उपयोग किया जाता है बड़े बड़े क्षेत्रों में भी किया जाता है, लिफ्ट में भी किया जाता है, क्रेन में भी किया जाता है। और भी बहुत सारे मशीनें होती है, टूल्स होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और यदि दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता काफ़ी हाई होती है, कम मेंटेनेंस इसमें लगता है। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस समय बात करें तो लोकप्रिय भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। सवाल नंबर 9 जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज मोटर का मुख्य लाभ क्या है। यदि लाभ की बात करें तो कम लागत और सरल इसकी डिजाइन होती है। और स्क्वायरल केज मोटर का निर्माण भी यहाँ पर बिल्कुल सरल होता है। और इसमें कोई भी ब्रश या स्लिप रिंग नहीं होते हैं, जिसके कारण ये जो होता है काफ़ी दिनों तक भी चलता है। और यहाँ पे रख रखाव में भी काफ़ी ये सुरक्षित माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बड़े उद्योगों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है ये प्रयोग करते हुए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्क्वायरल केज मोटर है इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि कम लागत और सरल डिजाइन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्टार्टर का जो प्रयोग किया जाता है जो स्टार्टिंग करंट है उसको सीमित करने के लिए किया जाता है। तो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग पर बहुत ही अधिक जो होता है वो करंट होता है, तो इसी कारण इसकी आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा।
और इसमें यहाँ पे कौन सा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, तो डायरेक्ट ऑल एन स्टार्टर होता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसका ही उपयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों मैंने 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में और यहाँ पे 10 जो कि 20 यहाँ पे क्वेश्चन हो चुके हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।